नमस्कार साथियों। भारतीय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र गेम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी जो भारतीय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसकी अंतिम क्लास है। तत्पश्चात हम अपना जो अगला टॉपिक है उसको प्रारंभ करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो हमारा भारतीय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसका अंतिम है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है हमारे सेशन का, लक्षणामूल ध्वनि का भेद है। तो जो पहला जो प्रश्न है वो हमारे आज का सेशन का कि लक्षणामूल जो ध्वनि है उसका भेद है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जो ध्वनि संप्रदाय है उसके जन्मदाता कौन है। तो जो ध्वनि संप्रदाय है उनकी जो जन्मदाता है वो है आनंदवर्धन या प्रवर्तन, और ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तन है आनंदवर्धन, उनकी जो पुस्तक का नाम है वो है ध्वनावलेख। तो लक्षणामूल जो ध्वनि का जो भेद है वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास असम लक्ष्य क्रम ध्वनि, सम लक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थांतर, संक्रमित वाच्य ध्वनि और शब्द सक्त योद वाच्य ध्वनि। तो आप लोग बताइए कि जो लक्षणामूल जो ध्वनि है उसका जो भेद है वो कौन सा। तो इसका आंसर रहेगा सी। जो लक्षणामूल जो ध्वनि का जो भेद है वो है सी, अर्थानांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। तो जो लक्षणामूल ध्वनि का कौन सा भेद होगा वो होगा अर्थानांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि जो नाग लिपि है उसका एक अर्थ ये भी बनता है कि नाग लिपि से नाग का नामकरण है वो हुआ है। तो ये तो गलत ही है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी की वर्णमाला का जो वर्णक्रम है वो वैज्ञानिक, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, ये ऑप्शन भी सही है। और देवनागरी लिपि है वो आश्चर्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। देवनागरी लिपि है वो क्या है, वो हमारी आश्चर्य है। तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, सी और डी। तो जो सी का हमारा जो बी, सी और जो डी आंसर है वो हमारा सही। तो देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो नाग लिपि से इसका नागरी नामकरण हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। नागरी लिपि आश्चर्य नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। बाकी जो तीनों के तीनों जो बी, सी और जो डी है कि देवनागरी की वर्णमाला का जो वर्णक्रम है वैज्ञानिक, ये सही है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी पड़ा और गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका जो है देवनागरी नाम पड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों के कथनों पर विचार करते हुए जो सही वचन है कथन है वो चुनना है। नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कि नई समीक्षा वो काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही कि नई समीक्षा है वो काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। नई समीक्षा का आरंभ 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुआ, इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग एलन टेट ने किया, ये ऑप्शन है वो गलत है। फिर एलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एलियट है वो अपने परंपरा और जो निर्विकल्पता का जो सिद्धांत है उसके लिए जाते हैं, और अपने जो परंपरा सिद्धांत है उसमें एलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। एलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलंबियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचरण से निमित्त एक आदान पात्र की भांति होता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना के स्थान पर है वो कथानक का महत्व स्थापित किया है, ये जो ई ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। वर्ड्सवर्थ है उन्होंने अपने जो काव्य है उसमें भावनाओं को है वो अत्यधिक महत्व दिया। और वर्ड्सवर्थ का तो मानना है कि कविता है वो सहज भावनाओं की प्रबल अनुभूति है। तो वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना के स्थान पर कथानक को महत्व दिया, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उन्होंने भावनाओं को है वो सर्वाधिक महत्व वो दिया है। तो नई समीक्षा है वो काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है, ये जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। एलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता, ये ऑप्शन सही है। और एलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलंबियों, बिंबों के ग्रहण में संचरण से निमित्त एक आधार पात्र की भांति होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इस तरीके से जो ए, सी और जो डी है, यानी कि जो ए आंसर है वो हमारा क्या होगा, सही। ए, सी और जो डी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बिंब और प्रतीकों के संदर्भ में बिंबवाद और प्रतीकवाद पर ये जो प्रश्न है वो है कि बिंब केवल संकेत करता है जबकि प्रतीक उसके प्रत्यक्ष संवेद ग्रह बना देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिंब केवल संकेत करता है जबकि प्रतीक उसे अप्रत्यक्ष संवेद ग्रह बना देता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जबकि होना ये चाहिए कि जो प्रतीक है वो केवल संकेत करता है जबकि बिंब उसे प्रत्यक्ष और संवेद या ग्रह है वो बना देता है। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है, बिल्कुल सही है कि जो बिंब है वो किसी अप्रस्तुत वस्तु या जो मानसिक उसका काल्पनिक रूप है। और जो बिंब का जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा किया जाता है, बिंब का परिवर्तन किया जाता है टी ही होल्म के
द्वार और बिंबवाद का जो प्रवर्त उसमें एजरा पाउंड भी शामिल है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणता एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। ये ऑप्शन सही है। विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान में संभव नहीं है। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान वो प्रतीक विधान में वो है क्या है हमारा संभव है। प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न है वो किया जाता है। तो जो ई ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है कि बिंब केवल संकेत करता है जबकि प्रतीक उसे प्रत्यक्ष या संवेद ग्राह्य बना देता है, ये ऑप्शन गलत होगा। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है, बिल्कुल सही है। फिर सी, अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है, तो सी सही रहेगा। विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान में संभव नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। और प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। तो इस तरीके से हमारे इसमें जो बी, सी और जो ई ऑप्शन है, यानी कि जो बी आंसर है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना वो कब होती है, तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी जो स्थापना होती है वो है 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से हिंदी उर्दू गद्य लिखने की व्यवस्था हुई, बिल्कुल सही है ये। इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्समैन साहब की प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथा सागर नाम से प्रकाशित हुआ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत ही है। जॉन गिलक्रास्ट है वो हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, बिल्कुल सही है कि जो जॉन गिलक्रास्ट है वो हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। विलियम कैरे और अन्य पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद हुआ, ये ठीक है। और सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया, तो ये ऑप्शन है वो गलत होगा। इस तरीके से इसमें ए सी डी, यानी कि जो ए सी और जो ई आंसर है वो हमारा क्या होगा, सही होगा, सी वाला। अब ये पुस्तकें हैं और उनका क्रम है आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट, अरस्तु और कॉलरिज, पेरिपोइटिक्स, बायोग्राफी लिटरेरिया, बियॉन्ड और द बेस्ट रेड। तो जाहिर सी बात है कि आई ए रिचर्ड्स है, इनकी पुस्तक है। तो टी एस एलियट है, अरस्तु की कौन सी पुस्तक होगी, अरस्तु की पुस्तक होगी पेरिपोइटिक्स। आई ए रिचर्ड्स की है बियॉन्ड, फिर है कॉलरिज की है बायोग्राफी लिटरेरिया, और टी एस एलियट की जो पुस्तक है वो है द बेस्ट लैंड। अगला प्रश्न है वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। तो वर्ड्सवर्थ है वो स्वच्छंदतावादी जो रोमांटिसिज्म है उसके जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार है वो कविता स्वतः स्फूर्तभूत अभिव्यक्ति है, तो ये ऑप्शन सही है। कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से जो सामग्री है वो संचय है वो करती है। बहुत ही दोनों शानदार जो स्टेटमेंट है वो बड़े ही शानदार है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार है कविता है वो स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो कविता है वो स्वतः स्फूर्त है, वो क्या है, अभिव्यक्ति है। कॉलरिज के अनुसार है रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो हमारे क्या होंगे, सही होंगे। तो जो ये आंसर है वो क्या हमारा सही है। अगला पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें मानव समाज की पूर्ण शक्ति है वो निहित है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है बड़ा ही शानदार स्टेटमेंट है कि पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की जो पूर्ण शक्ति है वो निहित है। ऑप्शन है आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट, बेंडोटे क्रोचे और मैथ्यू अर्नाल्ड। तो जो आई ए रिचर्ड्स है उनका संबंध वो नई समीक्षा आंदोलन से है। टी एस एलियट वो अपने परंपरा और निर्भीकता के सिद्धांत से लिए जाने जाती हैं। क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद और मैथ्यू अर्नाल्ड की जो पुस्तक है वो है कल्चर एंड अनार्की। तो पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित होती है, तो ये स्टेटमेंट है वो टी एस एलियट का परंपरा और निर्भीकता का सिद्धांत से। अगला प्रश्न है विज्ञान और कविता जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो जो विज्ञान और जो कविता पुस्तक है इसके जो लेखक है वो है आई ए रिचर्ड्स। तो विज्ञान और कविता जो पुस्तक है इसके लेखक है आई ए रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो कुंतक ने है वो कुंतक वो वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया जाता है, और कुंतक है वक्रोक्ति के सब प्रकार के भेदों को मिलाकर कितने भेद मानते हैं, तो वो मानते हैं 27 भेद वक्रोक्ति के।
कुंतक सम्मत वक्रोक्ति की निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है? पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, अर्थ वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो कुंतक ने जो वक्रोक्ति की जो 27 भेद बताए हैं उनमें से पद पूर्वार्ध वक्रता मौजूद है, प्रकरण भी है, प्रबंध भी है, लेकिन जो अर्थ वक्रता है उसका कहीं पर भी उसमें संबंध है वो नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी और समस्याएं जो समाधान पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याओं जो समाधान पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो है देवेंद्र नाथ शर्मा। तो राष्ट्रभाषा हिंदी और समस्याएं जो पुस्तक लिखी है वो है देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा। निम्नलिखित में से एक कथन काव्य शब्द हो गुणांकर संस्कृति हो शब्दार्थ या वर्तति किसका है? ऑप्शन है बामहा, मम्मट, बामन और विश्वनाथ। तो निम्नलिखित में से एक कथन काव्य शब्द हर गुणालंकार संस्कृत और शब्दार्थ, ये जो स्टेटमेंट है वो है हमारे 52 का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रस ग्रंथों को उनके काव्य के अनुसार है वो पहले से है जो बात के जो क्रम है उसमें है वो लगाना है। मिथक के संबंध में है वो उचित कथन है। तो मिथक के बारे में हमको देखना है कि जो उचित कथन है वो कौन सा है। तो सबसे पहला है वो है मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभूत पुंज है और अब चेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो नियमन है वो करती है। तो मिथक के बारे में जो पहला स्टेटमेंट है कि मिथक है वो संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभूत पुंज है और अब चेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियमन करती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आदि अनुभव पुंज निहित नहीं होते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आदि अनुभव पुंज निहित नहीं होते, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृतिक तत्व अनुष्ठान आख्यान बिंब प्रतीक इन पांचों तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है, स्टेटमेंट सही है। हिंदी में मिथक के लिए प्रावर्त प्राकृत प्राकहन आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। समाज शास्त्रियों के अनुसार मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन के लिए नहीं गढ़े जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? गलत होगा। इस तरीके से इसमें जो सही होगा ये तो ए ऑप्शन होगा हमारा, सी होगा और डी होगा। तो जो ए सी और जो डी जो सी आंसर है वो हमारा क्या होगा? ए सी और डी, सी ऑप्शन। तो जैसे इसमें जो है हिंदी में मिथक के लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा? सही होगा। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान और उन्मद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु है वो माना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान और उन्मद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना है, ये ऑप्शन सही है। मम्मट के अनुसार शक्ति निपुणता, मम्मट के अनुसार शक्ति निपुणता और अभ्यास है वो काव्य रचना के हेतु, ये ऑप्शन भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट है वो हमारे क्या होंगे? इसमें सही होंगे। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाषा मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तना होती है, मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनता होती है, ये ऑप्शन है सही है। विविधता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। मानव भाषा यादृच्छिक होनी चाहिए, सही है। भाषा स्थान और काल का अंतरंतर मानवोत्तर भाषा का गुण है, ये बिल्कुल गलत है। ये मानव भाषा है उसका गुण है और भाषा द्वित्वता को अभिरचना की द्वित्वता भी कहती हैं, तो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ए सी और जो डी होगा यानी जो डी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सही होगा। तो मानव भाषा में भूमिकाओं की है वो परस्पर है वो परिवर्तनता होती है, ये ऑप्शन सही है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है और भाषा को द्वित्वता को अभिरचना की द्वित्वता है वो भी कहते हैं, तो डी आंसर है वो हमारा सही है। त्रासदी के संबंध में जो अरस्तु का वो है, तो अरस्तु का जो त्रासदी और विरेचन का सिद्धांत है उसके संबंध में ये स्टेटमेंट है। त्रासदी कार्य गंभीर पूर्ण स्वतः पूर्ण निश्चित और आयाम से युक्त होता है, ठीक है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, ठीक है। त्रासदी ना तो कार्य व्यवहार का वर्णन है ना प्रस्तुति है। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग होते हैं, त्रासदी के 4 नहीं होते हैं, त्रासदी की होते हैं 6 अनिवार्य अंग। तो डी स्टेटमेंट गलत होगा। करुणा के द्वारा है वो मनोविकारों का उचित विरेचन है वो त्रासदी का कार्य होता है, तो ये भी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब है इसमें कि त्रासदी इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो, तो इसमें जो डी होगा वो तो हमारा क्या है? गलती हो गया। अब बचे ए और बी। तो त्रासदी कार्य पूर्णतः स्वतः निश्चित आयाम से युक्त होता, ठीक है। तो ए बी और तो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तत्पश्चात है इसमें जो होगा सी और ई को हमको देखना है। त्रासदी ना तो कार्य व्यापार का वर्णन है और ना ही प्रस्तुति, और करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन है वो त्रास। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही होगा वो होगा हमारा ए बी और ई। तो जो बी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? इसमें सही होगा।
काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में जो प्लेटो का जो विचार है वो कौन सा? तो काव्य सृजन की जो प्रक्रिया है उसमें प्लेटो का जो विचार है वो कौन सा? कवि कर्म है वो दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत हो, बिल्कुल सही है। जो प्लेटो है वो कवि को है वो दैवीय उन्माद से ही वो कवि का जो सृजना है उसको वो बतलाते हैं। काव्य सृजन की प्रक्रिया एक सुसंचित कलात्मक प्रयास है, बिल्कुल गलत है ये। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है, बिल्कुल सही है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई भी कवि नहीं हो सकता है, सही है। कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त नहीं करती है, बल्कि जो कविता वो मनुष्य के भाव है उनको वो उद्दीप्त है वो करती है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत, ये अलौकिक शक्ति नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं शक्ति द्वारा अधिकृत। तो जिसमें जो सी होगा वो है ए भी क्या है, गलत होगा। इस तरीके से इसमें जो ए सही होगा हमारा, उसके पश्चात होगा सी और ई। तो जो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए, सी और डी। तो जो डी आंसर होगा वो हमारा इसमें सही होगा। ए, कवि कर्म दैवीय शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत होता है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र है। और दैवीय अनुकंपा के बिना कोई भी कवि है वो नहीं हो सकता है। कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त है वो नहीं करती, ये स्टेटमेंट गलत होगा। कविता वो मनुष्य के भावों को वो क्या है, उद्दीप्त है वो करती है। अनुकरण का आशय ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। उपयुक्त कथन है वो किसका है? तो अनुकरण का आशय ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृत से उत्पन्न होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत ही है इसमें। तो ये स्टेटमेंट प्रश्न है वो गलती हो गया हमारा। शक्ति कवित बीज संस्कार काव्य हेतु द्वारा शक्ति के संदर्भ में एक कथन किस आचार्य का? तो शक्ति है कवित बीज संस्कार रूप है कवि। शक्ति के संदर्भ में ये जो कथन है वो है हमारे मम्मट का। जो अपने ही धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वे माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं जो महाडेर वाणी दक्षिण द्वार से जो नरकों में जा पड़ती हैं। ये गद्य खंडव खड़ी बोली के किस आरंभिक का है? गद्यकार का। ऑप्शन है हमारे पास हिंसा अल्लाह खा, सदा सुखलाल न्याज, सदल मिश्र और लल्लू लाल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है सदल मिश्र का। अगला प्रश्न है, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। एक कथन है वो किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो जो कल्पना है वो मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की क्रियाओं के समान ही होती है। ये जो स्टेटमेंट है क्रॉचे, टी.एस. एलियट, कोलरिज और आई.ए. रिचर्ड्स। तो इसमें आप कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। ये जो स्टेटमेंट है वो है आई.ए. रिचर्ड्स का। हमको इसमें जो क्रम है वो लगाना है। एक तरफ है बेनेडिक्ट क्रॉचे, मैथ्यू अर्नाल्ड, होरेस, आई.ए. रिचर्ड्स, स्टडी ऑफ पोइट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक्स और द पोइट्री ऑफ। तो इसमें जो आई.ए. रिचर्ड्स की जो पुस्तक होगी वो कौन सी होगी? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो आई.ए. रिचर्ड्स की जो पुस्तक है वो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ब्राउनडेथ क्रॉचे ये अभिव्यंजनावाद के लिए प्रसिद्ध हैं, तो एस्थेटिक्स। मैथ्यू अर्नाल्ड कल्चर एंड अनार्की के अलावा इनकी स्टडी ऑफ पोइट्री बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अंत में आते हैं होरेस, द आर्ट ऑफ पोइट्री। तो इस तरीके से इनका जो मैचिंग है वो होगा। तो क्रॉचे का है एस्थेटिक्स, तो क्रॉचे की कौन सी पुस्तक है? एस्थेटिक्स। मैथ्यू अर्नाल्ड का है कल्चर एंड अनार्की के अलावा स्टडी ऑफ पोइट्री। होरेस का द आर्ट ऑफ पोइट्री और आई.ए. रिचर्ड्स का है एस्थेटिक्स। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से है वो बाद के क्रम में लगाना है। टी.एस. एलियट, ड्राइडन, आई.ए. रिचर्ड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉन्जाइनस। तो इसमें सबसे पहले आएंगे लॉन्जाइनस उदात्त के सिद्धांत के लिए, फिर आएंगे ड्राइडन, तत्पश्चात हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर हैं टी.एस. एलियट और अंत में आएंगे आई.ए. रिचर्ड्स। तो ई, बी, ए, तो जो बी आंसर होगा वो होगा हमारा सही। तो लॉन्जाइनस है वो अपने उदात्त के सिद्धांत के लिए आएंगे, फिर ड्राइडन, तत्पश्चात है विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिसिज्म, तत्पश्चात है टी.एस. एलियट परंपरा निरपेक्षता और अंत में आएंगे आई.ए. रिचर्ड्स नई समीक्षा आंदोलन से। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के जो रचयिता है वो कौन है? तो रस सिद्धांत संबंधी जो ग्रंथ है रस तरंगिणी है उसके जो रचयिता है वो कौन? ऑप्शन है जगन्नाथ, विश्वनाथ, भानुदत्त और जयदेव। तो जो रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ है रस तरंगिणी है उसके जो रचयिता है जगन्नाथ, विश्वनाथ, भानुदत्त और जयदेव। तो रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के जो रचयिता हैं वो है भानुदत्त।
भानुदत्त की रस तरंगिणी के अलावा ये को रचना बड़ी प्रसिद्ध है भानुदत्त की, वो है रस मंजरी। आप इसको है वो याद रखेंगे। तो भानुदत्त की रस तरंगिणी के अलावा जो रचना प्रसिद्ध है वो है रस तरंगिणी, रस मंजरी। जयदेव की रचना है चंद्रा लोक। साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो जो साधारणीकरण है उसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है उसको हमको देखना है कि इसमें जो कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो साधारणीकरण के संबंध में जो कौन सा जो कथन है वो सत्य है। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य, नाटक, गद्य, विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र वो विशिष्ट व्यक्ति से युक्त हो जाता है। फिर हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है तो आचार्य विश्वनाथ है, विश्वनाथ का जो वाक्य है रस के संदर्भ में वो है वाक्यम रसात्मक काव्यम। भट्टनायक का कौन सा है वो भट्टनायक का है भुक्तिवाद। काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावगत व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त जाने जाते हैं अभिव्यंजनावाद के लिए। साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो रस को है वो लौकिक और जो मनोवैज्ञानिक जो धारणा है वो प्रदान करते हैं। तो साधारणीकरण में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सहृदय का आश्रयत्व धर्म के साथ तादात्म्य में होता है, परिणामतः आलम्बन धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र वो बोलते हैं कि जो साधारणीकरण होता है वो किसका होता है, वो होता है कवि की अनुभूति का। तो साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है ना आलम्बन सीता का, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। ये स्टेटमेंट है वो आया भी है। तो इसमें से जो साधारणीकरण में जो कौन सा जो कथन है वो सत्य है उसकी हमको जांच है वो करनी है। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य, नाटक, गद्य, विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आचार्य विश्वनाथ का, तो ये स्टेटमेंट तो गलती है। फिर भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में भट्टनायक भुक्तिवाद, काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावगत व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है। ये स्टेटमेंट सही है। अभिनव गुप्त का अभिव्यंजनावाद साधारणीकरण है वो कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र वो हो जाता है। जो अभिनव गुप्त हैं वो सर्वप्रथम जो रस के साधारणीकरण है उसका व्यवस्थित जो सिद्धांत है वो प्रतिपादन करते हैं और वो रस को वो सहृदय है वो उसका जो सामाजिकरण करने का कार्य है वो भी अभिनव गुप्त के द्वारा किया जाता। तो जो सी किया जाता तो जो सी स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रित धर्म के साथ है तादाद में होता, परिणाम था आलम्बन धर्म का सामान्यीकरण होता है, इन दोनों का नाम साधारणीकरण होता है। ये डी स्टेटमेंट है सही है। डॉक्टर नगेंद्र तो बोलते हैं कि साधारणीकरण है वो कवि की अनुभूति का होता है। तो बी, डी और जो ई आंसर है वो हमारा क्या होगा, इसमें सही होगा। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंगार ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर लेती है। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहलाता है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म है वो गुण नहीं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अलंकार। अगर इसमें से अगर हमने सी अगर स्किप कर दिया तो अंत में क्या बचता है, ऑप्शन ए, बी और डी। अगर इन 5 ऑप्शन में से अगर हमको एक भी पता है और वो स्टेटमेंट कितना आसान है कि दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म है वो कौन क्या कहलाते हैं, गुण, वो जबकि क्या कहलाते हैं, अलंकार। काव्य शोभा करण धर्मान अलंकरण प्रचते। तो इसमें के बाद ये क्या ऑप्शन बचता है, सी, ए, बी और डी। तो जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंगार ध्वनि में रमणीय। तो ध्वनि का जो संबंध है वो अनिवार्य था वो किससे होता है, व्यंगार से। इस बात को आप है याद रखेंगे। फिर है ए, बी। फिर मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति कहलाता है। बामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षण वक्रोक्ति अलंकार है। और भट्ट नायक के अनुसार विवादी और स्थायी भावों पर ये जो ऑप्शन है वो गलत होगा। तो जो सी आंसर है वो हमारा सही होगा। छायावाद के संबंध में जो कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के अंतर्गत ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम तक लेकर चला वह रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर है वो हिंदी कविता प्रवृत्त होती रही थी।
तो जो सी और जो ई स्टेटमेंट है तो वो जाहिर सी बात है, वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनकी हैं, वो नजर ही आ रहे हैं। और छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। जो ए सी और जो ई स्टेटमेंट है वो हमारे क्या है, इसमें सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की छायावाद के बारे में। किस काव्य शास्त्री ने काव्य आस्वादन की अंतिम स्थिति है उसको है वो भोजकत्व है वो कहा है। तो कौन से जो काव्य शास्त्री है जिन्होंने काव्य आस्वादन की जो अंतिम स्थिति है उसको भोजकत्व कहा है? अभिनव गुप्त अपने अभिव्यंजनावाद, भट्ट लोलट है उत्पत्तिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद और शंकुक का अनुमतिवाद और न्याय। तो भट्ट भोजकत्व वो किसका संबंध है? तो भोजकत्व का संबंध है वो है भट्ट नायक के भुक्तिवाद और भोजकत्व से। इनमें से कौन 13वीं सदी में है वो प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन है जगन्नाथ, कुंतक, मम्मट और जयदेव। तो इनमें से जो 13वीं शताब्दी में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए वो कौन थे? वो थे हमारे जयदेव। तो इनमें से कौन 13वीं शताब्दी में काव्य शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुए? वो है जयदेव। और जयदेव का संबंध है वो अलंकार संप्रदाय से माना जाता है और उनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है जयदेव की चंद्रालोक। ये पुस्तक है, इनका क्रम है लिटरेरी बायोग्राफिया, द हॉर्टिक्स, लिरिकल बैलेट्स और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, वर्ड्सवर्थ, आई.ए. रिचर्ड्स, कोलरिज और अरस्तु। तो लिटरेरी बायोग्राफिया है, इसका जो संबंध है बायोग्राफी लिटरेरिया, इसका संबंध किससे है? द हॉर्टिक। प्रैक्टिकल जो क्रिटिसिज्म है ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, ये है आई.ए. रिचर्ड्स की। लिरिकल जो बैलेट्स है ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की। बायोग्राफी जो लिटरेरिया है वो है कोलरिज। और द हॉर्टिक्स है तो ये कौन सी? ये हॉर्टिक्स नहीं होगी, जो पोएटिक्स रहेगी, पोएटिक्स में से तो ये होगा अरस्तु का। अगला प्रश्न है मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद में वो कुल कितने भागों में व्यक्त है? तो मिस्र बंधुओं द्वारा जो उनका जो ग्रंथ है साहित्य इतिहास का वो कितने भागों में व्यक्त है? तो जाहिर सी बात वो कितने भाग हैं उसके जो टोटल भाग हैं वो कितनी है? 4। विज्ञान और कविता के संबंध में है वो किस पाश्चात्य विचारक ने सबसे प्रमुख चर्चा की है? तो विज्ञान और कविता के संबंध में जो सबसे प्रमुख चर्चा की है वो की है आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा। और इनकी पुस्तक का नाम भी है विज्ञान और कविता। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत से की जाती है? तो अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है इसकी तुलना है वो किस भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत से की जाती है? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, महिमभट्ट और विश्वनाथ। तो अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है इसकी जो तुलना है वो अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद है उससे की जाती है। तो अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है इसकी तुलना है वो अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद है उससे की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है त्रिवेणी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है त्रिवेणी उसमें उन्होंने भक्तिकाल के जो 3 प्रमुख कवि हैं उनको शामिल किया। इन 3 कवियों में सूर, तुलसी और जायसी हैं वो शामिल हैं। तो इनमें कौन शामिल है? वो है सूर, तुलसी और जायसी। इसमें वो कबीर है उनको छोड़ देती हैं त्रिवेणी में। शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इंद्रनाथ मदान, हिंदी साहित्य का समाजशास्त्र, रूपवाद, आधुनिक कविता का मूल्यांकन, युग साहित्य। तो शांति प्रिय द्विवेदी, इनका संबंध है वो हिंदी की जो स्वच्छंदतावाद है उससे रहा है। और शांति प्रिय द्विवेदी की पुस्तक है वो है युग और साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी ऐतिहासिक, इनका संबंध है वो हिंदी साहित्य से। बच्चन सिंह ये है साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद। और इंद्रनाथ मदान है वो है आधुनिक कविता का मूल्यांकन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के लिए और जो सिविल सर्वेंट है उनको जो प्रशिक्षण का कार्य देने के लिए इसकी स्थापना वो की थी। 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदा सुखलाल नियाज नियुक्त हुए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी। सही है। जॉन गिलक्रास्ट है वो हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर है वो नियुक्त हुए। सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य रहते हुए इंसा अल्लाह खान ने रानी कैद की कहानी लिखी है। ये ऑप्शन है वो गलत है। तो इस तरीके से इसमें जो ए, सी और जो डी है वो बी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। राजभाषा के संबंध में ये जो प्रावधान है इसको दे तो भाषा खंडवाले से ही है। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कात्यायन के अनुसार है वो पाली में कितनी ध्वनि थी? तो पाली की जो प्रसिद्ध व्याकरण है वो कात्यायन के अनुसार है वो पाली में कितनी ध्वनि थी? तो पाली की प्रसिद्ध व्याकरण कात्यायन के अनुसार जो पाली में जो ध्वनियों की संख्या थी वो थी 41, 41।
संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार है वो अयारी प्रसाद लोधी जी हैं। अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? तो संस्कृति और सौंदर्य, जो कि नामवर सिंह की पुस्तक है, जो कि दूसरी परंपरा की खोज में उनका जो निबंध संकलित है, उसके अनुसार अयारी प्रसाद लोधी जी अंतिम समय में है वो लालित्य मीमांसा है, उसके नाम से वो पुस्तक है वो लिख रहे थे। भारत सरकार ने राजभाषा विभाग का सीडेक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर है वो किसमें ने तैयार किया था? तो भारत सरकार की राजभाषा विभाग का सीडेक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक जो सॉफ्टवेयर है वो किसने तैयार किया? ऑप्शन है बालेंदु शर्मा ददीज, हेमंत शर्मा, विजय मल्होत्रा और हेमंत दरबारी। तो भारत सरकार के अनुसार राजभाषा विभाग का सीडेक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार किया गया था हेमंत दरबारी के द्वारा। लॉन्जनाइस है वो उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं, इनका जो सही क्रम है तो लॉन्जनाइस के द्वारा है वो उदात्त की जो अवधारणा वो प्रतिपादित की जाती है वो उदात्त के 5 तत्व है वो मानते हैं। ऑप्शन है महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव, प्रबल तथा अंत प्रेरित भाव, अलंकारों विचार अलंकार और शब्द अलंकारों का समुचित प्रयोग और भव्य शब्द योजना। तो लॉन्जनाइस है वो सबसे पहले वो क्या मानते हैं? तो लॉन्जनाइस है वो सबसे पहले मानते हैं महान विचारों की उद्भावन की क्षमता। तो लॉन्जनाइस के अनुसार सबसे पहले आएगा महान विचारों की उद्भावन की क्षमता। तत्पश्चात आता है प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव। तत्पश्चात आता है अलंकार विचार अलंकार और शब्द अलंकारों का समुचित प्रयोग। फिर आता है भव्य शब्द योजना और अंत में आता है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। तो ये जो लॉन्जनाइस के अनुसार उदात्त है उनका जो क्रम है वो है सबसे पहले है महान विचारों को धारण करने की क्षमता, प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव, अलंकारों विचार अलंकारों शब्द अलंकारों को समुचित प्रयोग, भव्य शब्द योजना और रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। क्रौचे के अनुसार अभिव्यंजनावाद के संबंध में जो कथन है वो कौन सा सही है? तो अंतः प्रज्ञा, तो क्रौचे है वो किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? वो है क्रौचे है वो अभिव्यंजनावाद है उसके लिए वो जानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं जो क्रौचे का जो अभिव्यंजनावाद है वो भारतीय का वक्रोक्ति है, उसका है वो विलायती उत्थान है वो है। तो अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला नहीं होती है, कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप और वस्तु दोनों में होती है, कला अखंड है। तो अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, ये ऑप्शन है सही है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला नहीं होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, ये स्टेटमेंट सही है। कला रूप और वस्तु दोनों में होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। और कला है वो अखंड होती है, वो सत्य है। तो इस तरीके से ए सी और जो ई आंसर है वो उसका सही होगा। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या वो कितनी मानी है? तो आचार्य जो भरत मुनि है उनकी पुस्तक है नाट्यशास्त्र, उनके अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी? 8, 9, 10 और 11। तो भरत मुनि है वो काव्य गुणों की संख्या वो कितनी मानते हैं? वो है 10। अरस्तु के जो त्रासदी के अंग हैं उनका जो सही अनुक्रम है वो क्या है? तो अरस्तु का जो त्रासदी और विवेचन सिद्धांत है उसका जो वो 6 अंग है और 6 भाग हैं। तो उसका जो क्रम वो क्या है? कथानक, विचार, चरित्र, गीत और पद योजना। तो सबसे पहले क्या आता है उसमें? सबसे पहले आता है कथानक, कथानक के बाद आता है चरित्र, चरित्र के बाद आता है विचार, विचार के बाद आता है विचार के बाद है पद योजना और अंत में आते हैं गीत। तो इस तरीके से इनका जो क्रम है वो बनता है ए, सी, बी और ई और डी। वाक्यम रसात्मक काव्यम, शब्दार्थो साहित्य काव्यम, ये काव्य के लक्षण दिए गए हैं और कौन से आचार्य ने कौन कौन से जो काव्य के लक्षण है उनका क्रम लगाना। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो जो वाक्यम रसात्मक काव्यम है वो किसका है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम है वो है विश्वनाथ का। तत्पश्चात है शब्दार्थो साहित्य काव्यम गद्यम पद्यम च तद्धा विद्या, शब्दार्थो साहित्य काव्यम गद्यम पद्यम च तद्, ये है भामहा का। फिर है रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये है जगन्नाथ। और काव्य शब्द गुण अलंकारो संस्कारतो शब्दार्थो वर्ते, तो ये है आचार्य वामन का। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम वो है विश्वनाथ, शब्दार्थो साहित्य काव्यम गद्यम पद्यम च तद्धा भामहा, रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ और काव्य शब्द गुणालंकार संस्कार, तो ये है वामन का। गुरु पदादेशा दियातु शास्त्र जगा दियो, काव्यम तू जाति जाति कसचित प्रतिभा। काव्य के संबंध में ये जो उक्ति है वो किसकी है? तो काव्य के संबंध में ये जो उक्ति है वो किसकी है? वो है भामहा की।
आदिकाल में लिखी गई रचना आल्हा जगने की मूल भाषा इनमें से कौन है? तो आदिकाल में जो लिखी गई पुस्तक है आला रचना, तो जो आला है वो एक अलग से स्वतंत्र रूप में लिखी गई पुस्तक नहीं है, बल्कि आला है वो क्या की जो जगनिक की पुस्तक है परमाल रासु है उसी का एक अंग है। और ये जो आला की जो पुस्तक है जगनिक परमाल रासु है, ये जो बुंदेलखंड की जो बनाफरी उपबोली है उसमें लिखी गई है, बुंदेलखंड की बनाफरी उपबोली में। ये छत्तीसगढ़ जो क्वेश्चन है बोली के संदर्भ में क्वेश्चन आ गया है, छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रेसन ने अर्धमागधी से माना। तो छत्तीसगढ़ी का जो संबंध है वो ग्रेसन ने अर्धमागधी से माना, ये ऑप्शन सही है। हमको इसमें देखना है कि कौन सा गलत है। हे वंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ, सही है। छत्तीसगढ़ भारोपीय भारत के भारतीय ईरानी परिवार के भारतीय आर्य शाखा की बोली है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। गोडानी है वो छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, वो गलत है, बल्कि गोडानी है वो एक स्वतंत्र भाषा है उसकी। तो इस तरीके से इसका जो डी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बाकी जो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो छत्तीसगढ़ी के बारे में वो सत्य है। तो छत्तीसगढ़ी का संबंध है वो ग्रेसन ने अर्धमागधी से माना है, छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रेसन ने अर्धमागधी से माना है, ये स्टेटमेंट सही है। हे वंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ, सही है। और छत्तीसगढ़ी भारतीय भारोपियों के भारतीय ईरान, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये देवनागरी के कौन सा स्टेटमेंट है हमको देखना है कि इसमें गलत है। देवनागर अर्थात काशी में प्रचार होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया, ठीक है। ग्रेसन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना, स्टेटमेंट गलत है। ललित विस्तार में उल्लिखित नागलिपि ही नागरी है, स्टेटमेंट सत्य है। अरबी लिपि की बात है, इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी सागा से हुई, गलत है। और नागरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम है नागरी परा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सत्य है। तो इसका जो स्टेटमेंट कौन कौन सा होगा, एक तो नगरों में, तो सी और जो ई स्टेटमेंट है होगा वो हमारा इसमें हमको देखना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है, तो बी और जो डी है वो हमारा क्या है, गलत है। तो जो बी आंसर होगा वो सही होगा। एक जो क्रम है उनका काव्य लक्षणों का, उनका क्रम है शब्दार्थो साहित्यो काव्यम गद्यम पद्यम च तदित काव्य शब्द गुणालंकारो संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो तदितो शब्दार्थो गुणालंकार पुनः क्यापि वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो इसको हमको देखना है कि इसका जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है, वो सत्य होगा, कौन सा है वो गलत होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो वाक्यम रसात्मक काव्यम है तो ये तो कौन है, विश्वनाथ। तो वाक्यम रसात्मक जो काव्यम है वो है विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मक जो काव्यम है वो कौन सा है, विश्वनाथ का है। तत्पश्चात है शब्दार्थो साहित्यो काव्यम गद्यम पद्यम चतुर्था, तो ये किसका होगा, मम्मट का। बी जो काव्य शब्द ये है बामन का। और तदेशो शब्दगुण संकलन और पुनः क्यापी ये है आचार्य मम्मट का। तो बी आंसर अब इसका सही है। भारतीय काव्य शास्त्र के संबंध में विभिन्न शब्दों का जो क्रम है वो कौन कौन से जो कथन है वो देखना है हमको। तो इनमें से कौन कौन से जो कथन है वो सत्य हैं। आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग माने हैं सुकुमार, ये सुकुमार नहीं होगा, ये सुकुमार, विचार और मध्यम। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पाद उत्पादक संबंध और सहयोग का अर्थ अनुभाव्य अनुभावक संबंध माना है। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ है वो भुक्ति और सहयोग का अर्थ भोज्य भोजकत्व संबंध है वो माना। ध्वनि के हैं वो 3 भेद माने गए, वस्तु अलंकार और रस ध्वनि। और आनंद वर्धन ने 6 प्रकार के औचित्य रस अलंकार गुण दोष संगठन एवं प्रबंधन की जो चर्चा है वो की है। तो आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग माने सुकुमार, विचित्र और मध्यम, तो ये स्टेटमेंट है वो सही है। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पाद उत्पादक संबंध सहयोग का अर्थ, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत ही है। शंकुक वो अपने न्याय और जो अनुमतिवाद है उसके लिए जाने जाते हैं। भट्ट नायक का कौन सा है, तो वो है भुक्तिवाद। तो जाहिर सी संबंध भट्ट नायक का अर्थ भुक्ति और सहयोग का अर्थ भोज, तो ये स्टेटमेंट सही है। ध्वनि के 3 भेद माने जाते हैं, वस्तु अलंकार और रस ध्वनि, तो ये स्टेटमेंट सही है। ध्वनि के 3 भेद हैं, वस्तु अलंकार और ध्वनि। और आनंद वर्धन ने 6 प्रकार के औचित्य माने, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत होगा। तो ए सी और जो डी आंसर है वो हमारा बी है वो सही है। ये पुस्तक है उनका क्रम है द रेथोरिक्स, बायोग्राफी लिटरेरिया, द सेक्रेड वुड और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी है, वो है आई रिचर्ड्स, नई समीक्षा आंदोलन। बायोग्राफी लिटरेरिया है, बायोग्राफी जो लिटरेरिया है वो किसकी है, वो है कॉलरिज। द सेक्रेड वुड है वो है टी.एस. एलियट। और ये पेरिथोइस्ट्रिक्स है अरस्तु का, द रेथोरिक्स नहीं है पेरिथोइस्ट्रिक्स।
निम्नलिखित में से किस साधन की सहायता से आरती व्यंजना के अंतर्गत प्रतिमान जो अर्थ की ये जो प्रतीति है वो नहीं होती। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है कि निम्न में से किस साधना की सहायता से आरती व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। निम्न में से किस साधन की सहायता से आरती व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होती। ऑप्शन है वाक्य वैशिष्ट, प्रस्ताव, सहचर्य और चेष्टा। तो निम्न में से किस साधन की सहायता से आरती व्यंजना के अंतर्गत प्रतिमान नहीं होती है, तो वो है सहचर्य। बाकी तीनों से होती है, वाक्य वैशिष्ट, प्रस्ताव और चेष्टा से। इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वो किस रचनाकार के संबंध में कहा, ये उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है वो बोला है। वो रामचरितमानस के बारे में जब तुलसीदास के बारे में अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिख रहे होती हैं तब वो इसकी चर्चा है वो करती हैं। इसका अध्ययन हिंदी साहित्य इतिहास की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है, ये इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास ने वो लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की है। ये आंसर अब वो है जायसी के पद्मावत के बारे में वो इस बात को है वो उल्लेखित करते हैं। ये भाषा से संबंधित प्रश्न है। ये रचना के हैं जो कृपाकंद है उसके रचयिता कौन है, तो जो कृपाकंद के जो रचयिता है वो कौन है, वो है घनानंद। बाकी ये तीनों जो घनानंद कवि हैं चारों, घनानंद, बौद्ध, आलम ठाकुर, ये तीनों के तीनों किससे हैं, तो ये जो रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। बौद्धा है, बौद्धा का जो एक और नाम मिलता है वो है वास्तविक नाम वो है बौद्धीसेन। तो बौद्धा को क्या बोलते हैं, बौद्धीसेन। और बौद्धा की दो रचना बड़ी प्रसिद्ध है, वो है बृहद बारिश और इसके नामा। घनानंद वो प्रेम की पीर के कवि हैं। आलम भी रीति मुक्त काव्य धारा से जुड़े और उनकी रचना वो है आलम की, आलम के लिए माधव नाल काम कंदला। ठाकुर ने है वो अपने काव्य में लोगों को मुहावरों का बड़ा ही मार्मिक जो प्रयोग है वो किया और साथ ही जीवन की सरस धारा है उससे भी जुड़े हुए हैं। इनकी रचना है वो है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। अब ये है अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है उसके संदर्भ में इसको हमको देखना है। अरस्तु त्रासदी के लिए दुखांत होना है वो अनिवार्य मानते हैं। अरस्तु ने केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय माना है। अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कथा वस्तु से अरस्तु का तात्पर्य घटनाओं के विन्यास से कथा वस्तु को त्रासदी की आत्मा मानते हैं। अरस्तु का मानना है बिना चरित्र के त्रासदी किंतु कार्य व्यवहार की अवहेलना वो की जा सकती है। तो ये अरस्तु का जो त्रासदी का जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में हमको जो असत्य, सबसे पहले तो हमको ये देख लेना होता है कि सत्य की चर्चा कर रहे हैं कि असत्य की। तो इसको हमको क्या देखना है कि इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है वो देखना। तो अरस्तु त्रासदी के लिए दुखांत होना अनिवार्य मानते हैं। अरस्तु त्रासदी के लिए दुखांत होना अनिवार्य मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलती है। अरस्तु ने केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय माना, तो सही है ये ऑप्शन। अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। कथा वस्तु से अरस्तु का जो तात्पर्य है वो घटनाओं के विन्यास और कथा वस्तु है आत्मा मानते हैं, ये ऑप्शन सही है। और अरस्तु का मानना है कि बिना चरित्र के त्रासदी संभव नहीं है किंतु कार्य व्यवहार के बिना ये स्टेटमेंट है वो गलत है। इस तरीके से ए और ई है वो हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। बाकी जो तीनों के तीनों जो बी, सी और जो डी है वो हमारे सही हैं। अब है कल्पना सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से अरस्तु के कोलरिज का कौन कौन से हैं वो गलत हैं। इनमें जो कौन कौन से जो सिद्धांत है वो कोलरिज के जो कल्पना सिद्धांत है उसके बारे में हमको देखना है कि गलत है। तो कोलरिज का वो किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो कोलरिज जाने जाते हैं अपने कल्पना सिद्धांत। और कोलरिज की जो पुस्तक है बायोग्राफी लिटरेरिया उसमें वो बाद में है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो स्वच्छंदवादी जो सिद्धांत है उसकी है वो भारी मात्रा में आलोचना भी करते हैं। कोलरिज ने कल्पना पर तर्क संगत ढंग से विचार किया और यह कहा कि यह बेशक दिव्य शक्ति हो सकती है किंतु रहस्य में नहीं। ये बात इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोलरिज ने है वो कल्पना को क्या माना है, वो देवीय शक्ति माना है। ये कोलरिज के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात है कि कोलरिज है वो कल्पना को क्या मानते हैं, दिव्य शक्ति। बिल्कुल सही है। और ये 1911 नहीं होगा, ये 1811 होगा। कोलरिज ने कल्पना के प्रारंभिक और विशिष्ट दो भेद माने। कोलरिज ने कल्पना के प्रारंभिक और विशिष्ट दो, बिल्कुल सही है, वो प्रारंभिक और विशिष्ट या इसी को मुख्य और गौड़ वो भी बोलते हैं। मुख्य या प्रारंभिक कल्पना एक आत्मिक ऊर्जा है जिसमें मना शक्ति अथवा आत्मशक्ति के अन्य सभी पहलू प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति विचार, बिल्कुल गलत। ये जो प्रारंभिक में कल्पना है ये ऑप्शन है वो गलत हुआ। कोलरिज प्रज्ञा को प्रत्याशा से ऊंचा मानते हैं, उसी प्रकार ललित कल्पना को कल्पना, बिल्कुल गलत है।
कोलरिज है वो जो ललित कल्पना है उसको कभी भी वो कल्पना से श्रेष्ठ है वो नहीं मानते। कोलरिज ने गौड़ या विधायक कल्पना को मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि माना। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसमें हमको देखना था कौन सा गलत है। तो जो सी और जो डी है वो हमारे क्या होंगे, गलत होंगे, और जो बी आंसर है वो हमारा सही है। ये है भाषा की उपरोक्त परिभाषा कौन से विद्वान ने दी है। अर्थवान, घंटो, दगीण, ध्वनि, समष्टि है भाषा। तो अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा। भाषा की उपरोक्त ध्वनि है वो किस विशेषता ने दी है। पीडी गुड़े बादरे सुकुमार सेन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने भाषा की परिभाषा दी है अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि है भाषा। साधारणीकरण के संबंध में हमको देखना है इसमें जो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो साधारणीकरण के जो संबंध है उसके संदर्भ में हमको देखना कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। किसी असाधारण पदार्थ का साधारण रूप में ग्रहण होना साधारणीकरण कहलाता है। तत्पश्चात है काव्य नाटक में साधारणीकरण विभाव आदि के सम्मिश्रित क्रियाकलाप के समस्त घटना चक्र का होता है। साधारणीकरण है वो व्यापार द्वारा हृदय अपने समस्त पूर्वाग्रहों से व्यक्त होता है। डी एन डॉक्टर नगेंद्र ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना है और कवि की अनुभूति के साधारणीकरण को आचार्य शुक्ल सहित सभी काव्य शास्त्रियों ने मान्यता प्रदान की है। तो इसमें हमको देखना है कि इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट है वो हमको गलत है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है किसी असाधारण पदार्थ का साधारण रूप में गृहीत होना है वो साधारण कहलाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साधारणीकरण है उसका अर्थ होता है कि विशेष को वो साधारण है जो जन सामान्य है उसको उपलब्ध करा देना। तो साधारणीकरण का अर्थ वो क्या होता है, किसी असाधारण या विशेष है उसको साधारण जन सामान्य में गृहीत होना साधारणीकरण कहलाता है। काव्य नाटक में साधारणीकरण विवाह आदि की समृद्ध क्रिया रूप के समस्त व्यापार घटना चक्र का होता है, बिल्कुल सही है। और भरत मुनि ने इस बात को रेखांकित भी किया है। साधारणीकरण व्यापार द्वारा साधारण हृदय अपने समस्त पूर्वाग्रहों से विमुक्त हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। कि साधारणीकरण द्वारा है वो व्यापार द्वारा हृदय अपने समस्त पूर्वाग्रहों से विमुक्त हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, ये स्टेटमेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कवि की अनुभूति के साधारणीकरण को, एक कवि की अनुभूति का जो साधारणीकरण है वो रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र हैं वो साधारणीकरण मानते हैं कवि की अनुभूति का, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो मानते हैं आलम्बन धर्म का साधारणीकरण। तो डी और जो ई है वो हमारे क्या हैं, गलत हो, वो गलत की हमको पहचान करनी थी। काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से अलंकार अनित्य रूप से विद्वान हो। उपरोक्त जो काव्य लक्षण है वो किसका है। तो काव्य है उस शब्दार्थ को कहते हैं, काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से अलंकार अनित्य रूप में विद्वान हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है बामन का। दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ जो कविता को करो विचार काव्य लक्षण में है वो किस आचार्य का है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोष रहित अरु गुण कछुक अल्प अलंकार शब्द सो कपित, ये जो आचार्य है वो है कौन है, वो है कुलपति मिश्र। ये फिर है वो मिथक है, उनके संबंध में है, उससे संबंधित है। मिथक बुद्धि मूलक होती हैं तथा किसी व्यक्ति के चेतन मन है उससे संबंध होते हैं। तो मिथक है वो बुद्धि मूलक होती हैं तथा किसी व्यक्ति के चेतन से संबंध होते हैं, गलती होगा ये। मिथक अनेक आदि बिंबों का गुच्छा होता है, केवल एक प्रतीक से उसकी सृष्टि नहीं हो सकती है। काव्य बिंब का मुख्य कार्य संप्रेषणीयता है तथा वह कलाकार की अनुभूति और प्रमाता के बीच संबंध स्थापित करने वाला सूत्र है, ठीक है। प्रतीक स्वतः संभवी होते हैं जबकि बिंबों का निर्माण है वो एक सचेष्ट क्रिया है। फैंटेसी का संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की बिंबलंबियों से। तो ये सही है। अगर हम इसमें देखें तो सी और जो ई है वो हमारे सही होंगे। अगर सी और ई हमारे सही है तो इसमें जो बी है बिंब अनेक आदि बिंबों का गुच्छा होता है, केवल एक उसकी पृष्ठि से उसकी संभव नहीं है। तो जो बी सी और जो ई है वो स्टेटमेंट है वो हमारा इसमें क्या है, सही है। तो जो बी सी और जो ई है वो सही है। जो मिथक है वो बुद्धि मूलक नहीं होते हैं बल्कि जो परंपरा जो धर्म पुराण है उनसे है वो जुड़े होते हैं। तो स्टेटमेंट गलती होगा। मिथक अनेक आदि बिंबों का गुच्छा होता है, केवल एक प्रतीक से उसकी सृष्टि नहीं हो सकती, सही है। काव्य बिंब का मुख्य कार्य संप्रेषणीयता तथा कलाकार, ये सही है। प्रतीक स्वतः संभवी होते हैं जबकि बिंब एक, ये ऑप्शन है वो गलत होगा। तो बी सी और जो ई है वो सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में जो निम्नलिखित कथन है कौन से सत्य है। सूर्य को भावाधिपति और सूर्य के प्रेम को जीवन और सब कहा है।
सूर्य को भावाधिपति और सूर्य के प्रेम को वो जीवन उत्सव कहा, ये सही है। मान लीला और दान लीला को आनंद उत्सव का विधान कहा था। गोपियों की वचन वक्रता है वो अमर्यादित है, ये गलत है, मर्यादित बोला होगा उन्होंने। ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। सूर्य सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद हैं, वो विद्यापति का अनुकरण है, वो नहीं है। तो सूर्य सागर में जो जगह जगह, इनमें से कौन से जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके हैं। तो मान लीला तथा दान लीला वाला उनका है, और ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। तो ये भी जो डी आंसर है वो हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है वो भाषा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा जो सिद्धांत है वो भाषा की उत्पत्ति से संभव नहीं है। दिव्य उत्पत्ति, भौगोलिक पुहु पुहु सिद्धांत, श्रम ध्वनि और श्रवण सिद्धांत। तो जो दिव्य उत्पत्ति जो सिद्धांत है ये तो भाषा से संबंधित है। भौगोलिक है वो भाषा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। पुहु पुहु है, श्रम ध्वनि भी है, इसके अलावा जो श्रवण है वो नहीं है। तो भौगोलिक और जो श्रवण है वो भाषा की ध्वनि से संबंधित है, वो नहीं है। सैद्धांतिक भाषा ज्ञान, तुलनात्मक भाषा ज्ञान, ये जो क्वेश्चन है ये तो भाषा विज्ञान है उसका आ गया है, तो इसको स्किप ही करती है। अब अंत में रचनाकार और रचनाकारों की सूची है। सोमप्रभ सूरी, कुमारमाल प्रतिवेद। तो सोमप्रभ सूरी की रचना कुमारपाल प्रतिवेद है, सही है। जैनाचार्य मेरुतंग की रचना कौन सी है, वो है प्रबंध चिंतामणि। जैनाचार्य मेरुतंग है उनकी रचना कौन सी है, प्रबंध चिंतामणि, ना कि रनमल छंद। तो ये तो गलती है। नरपति नाला की बीसरदेव राग सही है। प्रबंध चिंतामणि श्रीधर की गलती है। भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश सही है। तो इस तरीके से ए सी और जो ई, ए सी और जो ई आंसर है वो हमारा है वो सही होता है। अंत में कौन सा युग में है वो सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनका संबंध स्वच्छंदतावाद से बिल्कुल सही है। विलियम वर्ड्स है वो स्वच्छंदवाद या रोमांटिसिज्म उसके प्रबंधक है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद सही है। अरस्तु त्रासदी विरेचन। लॉन्जनाइस है वो नई समीक्षा नहीं है, वो किससे जाने जाते हैं, उदात्त के लिए। और एलन टिड ये भी गलत होगा। तो कौन कौन से युग में इसमें सही है, तो ए बी और जो सी युग में वो हमारी इसमें सही है। रस निष्पत्ति की व्याख्याकारों में किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय है वो स्थापना की है। तो अनुमान है वो किसका, तो अनुमान है वो श्री शंकुक का, और वो न्याय संप्रदाय उससे संबंधित है। तो शंकुक का है वो क्या है, अनुमान या चित्र तुरंग न्याय। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद, उपचितिवाद या आरोपवाद। शंकुक का न्याय, अनुमतिवाद या चित्र तुरंग न्याय, उसके लिए वो शब्द प्रयोग करते हैं। भट्ट नायक का है भुक्तिवाद, और अभिनव गुप्त का है अभिव्यंजनावाद। तो इस तरीके से आज हमारी जो भारतीय में पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र वाली जो कक्षा है वो समाप्त होती है। कल से हम फिर किसी जो नई टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम कल फिर से। धन्यवाद।